Let us continue to our topic nitrogen family. हम पढ़ रहे थे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, ये इसके मेंबर्स हैं। हमने आपको बताया था कि अगर हम बात करते हैं, एक और मैं बताती हूँ, इसको फैमिली को हमने नाइट्रोजन फैमिली कहा है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है और नाइट्रोजन जो है इट वर्क्स एज कॉन्जेनर, कि कॉन्जेनर के जैसे वर्क करता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी सबके साथ मैच नहीं करती हैं। रीज़न हमने बताया था क्योंकि इसके अंदर डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली को ना एक्चुअली में एक और नाम से भी जानते हैं, कहा जाता है इनको निकोजेंस। निकोजेंस क्या होते हैं? निको का मतलब होता है एक्चुअली में सफोकेशन। जो कंपाउंड सफोकेशन कॉज करते हैं, इरिटेशन कॉज करते हैं, उन कंपाउंड्स को जो है निको टर्म से यूज़ किया जाता है। तो जैसे एन से जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे अमोनिया भी एक इरिटेटिंग गैस है। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं, फॉस्फोरस का P2O5 या हम फॉस्फीन PH3, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, सभी की अगर हम बात करते हैं तो दे ऑल आर क्रिएटिंग सफोकेशन और इरिटेशन। सो दीज एलिमेंट्स आर नोन एज निकोजेंस। ये सफोकेशन कॉज करने वाले कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, दूसरी बात हमने कहा था, अगर हम एज वी मूव डाउन द ग्रुप, अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो मैंने आपको बताया था, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखें तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p3, 3s2, 3p3, 4s2, 4p3, 5s2, 5p3, 6s2, 6p3। ठीक है, यहाँ पर आ गए थे 3d10, 4d10, 4f14, 5d10। ठीक है, अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो नंबर ऑफ शेल्स है, यहाँ देखो 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, 5, 6। एज वी मूव डाउन द ग्रुप्स क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ करते हैं तो सीधी सी बात है, साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जो साइज़ बढ़ना चाहिए ना, उतना नहीं बढ़ रहा है, रेगुलरिटी नहीं आ रखी है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या हो रखा है, देयर जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट सेम। यहाँ जनरल कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होने की वजह से रेगुलरिटी नहीं आएगी। जैसे नाइट्रोजन से फॉस्फोरस आते हो तो कोई डी और एफ का कुछ नहीं है, तो यहाँ रेगुलरिटी इंक्रीज़ आ रखी है। लेकिन यहाँ से यहाँ आते हो तो यहाँ डी का इफेक्ट आ गया, यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ आते हो तो एफ का इफेक्ट आ गया। तो क्या हो गया कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, साइज़ तो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ जहाँ पर जितना बढ़ना चाहिए उतना इंक्रीज नहीं आ रखा, बिकॉज ऑफ द डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। क्या करा डी एंड एफ ऑर्बिटल्स ने? मैंने आपको बताया था डी एंड एफ ऑर्बिटल्स क्रिएट द वीक शील्डिंग इफेक्ट। इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, वीक होता है। शील्डिंग इफेक्ट वीक होने की वजह से, वीक मतलब बैरियर कम है, छोटी सी वॉल है, तो न्यूक्लियस बाहर वालों को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा, तो साइज़ क्या होगा, थोड़ा सिकुड़ने के चांसेस होते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ शेल तो क्या कर रहा है, साइज़ बढ़ा रहा है, और जो डी एंड एफ ऑर्बिटल है वो साइज़ कम कर रहे हैं। तो ओवरऑल साइज़ बढ़ेगा तो सही, लेकिन जितना रेगुलरिटी आनी चाहिए ना उतनी रेगुलरिटी नहीं आएगी, जितना इंक्रीज़ आना चाहिए उतना इंक्रीज़ नहीं आएगा। ये तो हुई हमने डाउन द ग्रुप की बात कर ली। अब हम बात करते हैं अलॉन्ग द पीरियड। ठीक है, जैसे हमें मालूम है ग्रुप नंबर जो नाइट्रोजन फैमिली है, ग्रुप नंबर 15 बिलोंग करता है ये। ठीक है, इससे पहले हमने 14 पढ़ रहा है, 13 पढ़ा है, ये हमने जो है +1 पढ़ लिए थे। बोरोन की फैमिली थी, कार्बन की फैमिली थी। कार्बन के अगर मेंबर्स आपको याद हो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, अगर हम बोरोन के देखें तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, ये मेंबर्स थे। तो जो चीज़ अगर नीचे की तरफ आ रहे हो तो साइज़ बढ़ रहा है, तो अगर हम पीरियड में जाएंगे तो वहीं पर क्या होगा, साइज़ डिक्रीज़ करेगा। रीज़न क्या है कि अगर हम देखो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन देखें, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखें, नाइट्रोजन का देखें, तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, क्या वो लिखा है, हीलियम 1s2 या 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, 2s2, 2p3। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल तो सेम ही है, 2 2 2, तो नंबर ऑफ शेल तो कितने हैं, 2 ही है। लेकिन फ़र्क क्या है कि अगर हम देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो वो क्या आ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 3 है। पी में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते चल जाएंगे उतना ही क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। देखो यहाँ एटॉमिक नंबर है 5, यहाँ एटॉमिक नंबर है 6, यहाँ एटॉमिक नंबर 7 है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स, तो 5 तो प्रोटॉन्स हो गए, और 5 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ 6 प्रोटॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 7 प्रोटॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन। तो अट्रैक्शन क्या हो रही है, धीरे धीरे करके ज़्यादा होती जा रही है।
अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से साइज़ क्या हो रहा है, श्रिंक कर रहा है. तो एज वी मूव इन द पीरियड साइज डिक्रीजेज. रीज़न क्या हो गया, बिकॉज नंबर ऑफ शेल रिमेन द सेम बट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ 5+ है, यहाँ 6+ है, 7+ है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज इट गोज ऑन इंक्रीजेज. ठीक है, ये बढ़ रहा है जिसकी वजह से क्या हो गया, साइज डिक्रीज हो गया. ये तो पॉइंट हुआ क्लियर साइज का. तो साइज में एटॉमिक साइज ले लो चाहे आयनिक, दोनों का एक जैसे ही कॉन्सेप्ट है. इसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर, आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर. अगर आपको याद हो आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ये न्यूक्लियस है, ये स्ट्रक्चर है, इसमें बाहर वाला, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, जो सबसे लूजली बाउंड है, इसको बाहर निकालने के लिए आप जो एनर्जी खर्च करोगे दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास एटम है, उसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, उसमें जो आउटर मोस्ट शेल का जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने में जो एनर्जी हम खर्च करेंगे दैट इज नोन एज दी आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो आप देख सकते हो कि अगर हमें बात करें, हम मान लो कोई, आपको मालूम है कोई एक एलिमेंट है जो है वो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है. पहला इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान होता है नॉर्मली, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी क्या होगी, कम. दूसरा निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा. और तीसरा निकालना और भी मुश्किल होता है, तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, और भी ज़्यादा. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 जो है वो कम होती है, 2 उससे भी ज़्यादा होती है, और 3 उससे भी ज़्यादा होती है. रीज़न समझ में आया कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है तो इसके लिए कम आयनाइजेशन एंथैल्पी, कम एनर्जी खर्च होती है, और दूसरा निकालना ज़्यादा होता है, तीसरा निकालना और भी ज़्यादा होता है. तो धीरे धीरे करके आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, वो बढ़ रही है. ठीक है, लेकिन अगर हमसे कोई नॉर्मली अगर हमसे बात करता है, तो जैसे अगर आप देख रहे हो ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 15 में अगर मैं बात करती हूँ, तो देखो इधर आप जा रहे हो तो साइज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है. साइज़ कम होगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, साइज़ कम है, सीधी सी बात है, अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की अमाउंट क्या हो गई, बढ़ गई, मोर. एज वी मूव इन द पीरियड साइज डिक्रीजेज. साइज कम होगा, साइज जितना छोटा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा. अट्रैक्शन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की अमाउंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा. लेकिन अगर हम आते हैं नीचे की तरफ अलॉन्ग द ग्रुप, अगर हम ग्रुप में आते हैं तो वहाँ हम क्या चेक कर सकते हैं, साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. जितना बढ़ना चाहिए हालांकि उतना नहीं बढ़ रहा है, लेकिन साइज़ जो है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है. अगर साइज़ बढ़ेगा तो सीधी सी बात है अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम रहेगा. अगर साइज़ एक तो आपके पास छोटा है और एक आपके पास साइज़ बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, ईजी. इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम. तो एज वी मूव इन द ग्रुप क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. क्लियर हुआ. यहीं से टर्म निकल के आती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के लेकर. आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी, अट्रैक्शन करने की टेंडेंसी, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 15, मतलब कि अगर एज वी मूव इन द पीरियड, अगर मैं पीरियड में जाती हूँ तो वहाँ पर क्या हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है. साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. तो 15 वाले ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बजाय कि 14 के, 14 वाले ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बजाय कि 13 के. नाउ एज वी मूव इन द पीरियड ग्रुप, अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मैंने अभी आपको बताया नीचे की तरफ आओगे तो साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. साइज़ बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वी मूव इन द ग्रुप, अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि इतनी रेगुलरिटी कहीं देखने को नहीं मिलती है पी ब्लॉक के अंदर, बिकॉज ऑफ द इरेगुलर वेरिएशन इन द कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज द नेचर ऑफ एलिमेंट्स लाइक मेटल, नॉन मेटलॉइड्स. तो रेगुलरिटी नहीं है, लेकिन जनरल ट्रेंड यही कहलाता है. ठीक है, फिर हम आते हैं किसके ऊपर, बात करते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स के बारे में. ठीक है, देखें ज़रा उसके बारे में. सो ये हमारे पास जैसे सीरीज़ है, मैं जो बात कर रही हूँ मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बात कर रही हूँ. तो अगर आप देख सकते हो पीरियोडिक टेबल को,
ये सारा आपके पास मेटल का पार्ट है, ये आपके पास नॉन मेटल का पार्ट है। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पर जो मेटलिक पोर्शन है वो इतना ही है, यहाँ पर आप जा रहे हो तो मेटलिक पोर्शन बढ़ रहा है। इसका मतलब कि जितना नीचे की तरफ आओगे मेटलिक पोर्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो एज वी डाउन द ग्रुप मेटलिक करेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। और यहाँ देखो नॉन मेटल इतना है और नीचे आते जाते नॉन मेटल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब नॉन मेटलिक करेक्टर डिक्रीजेस, ठीक है। तो अब आप इधर जाते हो तो ट्रेंड उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर जाएंगे तो मेटलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, कम होगा। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों, ठीक है। जैसे अगर मैं इस फैमिली की बात करती हूँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ की बात करती हूँ, तो ये फैमिली जो है यहाँ लाई करती है, ठीक है। अगर इस फैमिली के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये जो नाइट्रोजन फास्फोरस है ये किस में आ रखे हैं, नॉन मेटल में आ रखे हैं। तो ये दोनों हो गए हमारे नॉन मेटल्स, ठीक है। एंटीमोनी और आर्सेनिक और एंटीमोनी आ रखे हैं हमारे पास मेटलॉइड्स में, और बिस्मथ आ रखा है हमारे मेटल में। तीनों तरह के जो है एलिमेंट्स इस फैमिली के अंदर हमें मिल रहे हैं। अब ये आता है कि ऐसा क्यों। तो देखो मेटल क्या होता है, मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी निकाल दे, ठीक है, जल्दी से लूज कर दे। तो नीचे जितना हम जाएंगे उतना साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो नेचर वाइज मेटलिक करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटलिक करेक्टर इंक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस। तो अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम पीरियड में जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो रहा है, मेटलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है। रीज़न समझ में आया कि किस लिए, क्योंकि जितना हम साइज वहाँ जाएंगे साइज़ छोटा है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो इस कारण से जो है। और एक और भी चीज़ हम समझ सकते हैं, यहाँ वालों के लिए जो है नॉर्मली क्या होता है, आप कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहाँ पर होता है जैसे आपने सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो क्या लिखते हो 281, क्लोरीन का लिख रहे हो तो क्या लिख रहे हो 287। तो यहाँ क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको स्टेबलाइज करना है तो आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। तो जो जल्दी निकाल देगा वो मेटल, जो जल्दी डाल लेगा वो नॉन मेटल, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास मेटलिक और नॉन मेटलिक की प्रॉपर्टीज़ आती हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मेनली डिपेंड्स अपॉन द साइज। मोर द साइज more the van der Waals forces of attraction, means more the boiling point. As we know, boiling point mainly depends upon the size. As the size increases, the number of particles come in more contact, so more van der Waals attractions, so the boiling point increases. So in case of nitrogen family, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, as we move down the group size increases, ठीक है। तो size increase, more the size, more the surface area, more the particles come in contact, more the van der Waals interactions, so the boiling point increases. In case of nitrogen family, boiling point regularly increases from nitrogen to bismuth. But in case of melting point, melting point also depends upon the size, but along with it an important factor is also there, which is the number of covalent bonds. Number of covalent bonds. Melting point depends upon size and as well as the number of covalent bonds. So in case of nitrogen family, as we move from nitrogen to phosphorus to arsenic, मैंने आपको बताया मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है साइज पे तो करेगा ही करेगा, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। तो जैसे कि हमें मालूम है कि अगर हम इन सब का कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखते हैं तो बिस्मथ के केस में जो है क्या रखा है, बिस्मथ में, आर्सेनिक में और एंटीमोनिक में, तीनों में मैं कॉन्फ़िगरेशन दिखाती हूँ। 3d10, 4d10, 4f14, 5d10, ठीक है, 6s2, 6p3, 5s2, 5p3, 4s2, 4p3।
तो अगर आप इनमें देखते हो तो यहाँ पर क्या हो रखा है, बिस्मथ के केस में डी और एफ के ऑर्बिटल्स आ गए हैं, जिसकी वजह से क्रिएट हो गया है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसकी वजह से जो 6s के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो बनेंगे वो कितनी बनेंगे, सिर्फ 3। ठीक है, जबकि अगर हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स 5 बन जाती है। यहाँ पर देखते हैं 4d10 तो है ही, यहाँ पर 4f है लेकिन वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रखा है, थोड़ा बहुत इफेक्ट यहाँ भी आ रखा है, तो यहाँ पर भी बॉन्डिंग्स होंगी तो 5 लेकिन अच्छे से नहीं हो पाती है। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप क्या हो रखा है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। जितना हम नाइट्रोजन से फास्फोरस आर्सेनिक तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंटीमोनी बिस्मथ के केस में बात करते हैं तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, बिकॉज ऑफ द लेस नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। तो इसलिए जो यहाँ पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट बिस्मथ जो है शोज लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बिस्मथ इज क्वाइट लेस। ठीक है, देन दी एंटीमोनी, एंटीमोनी का भी जो है वो कम ही रहेगा आर्सेनिक से। रीजन क्या है, साइज बेशक ज्यादा हो लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम हो रही है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जबकि नाइट्रोजन से आर्सेनिक की तरफ आते हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज हो रही है, तो वहां पर जो है क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो उन केसेस में मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये हमारे पास होता है बॉइलिंग पॉइंट, जबकि बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूसली नीचे तक क्या आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो लेके चल रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, अगर हम इसमें देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, सभी का मैंने आपको बताया था कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो सभी के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 5। जैसे आप नाइट्रोजन का देखते हो एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो, 2, 5। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रखे हैं, 5। अगर सभी के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं, तो सभी क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, नोबल जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, -3। तो पहली बात तो ये कि जितने भी एलिमेंट्स इस ग्रुप में हैं वो सभी क्या कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं। गेन करते ही सभी के ऊपर -3 का चार्ज आ जाएगा, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आ रहा है, -3। हालांकि ये बात अलग है कि 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से डल जाता है, 2 थोड़ा मुश्किल से डलते हैं, 3 थोड़ा और भी मुश्किल से डलते हैं। लेकिन वैसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होगा, लेकिन जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स डल करके और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर हम इनमें भी कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं सबसे पहले लेकर नाइट्रोजन को। एक्चुअली हमें मालूम है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि नाइट्रोजन जो है कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2, 2s2, 2p3। यहाँ डी ऑर्बिटल्स होते नहीं है, साइज कुछ ज्यादा ही छोटा है। साइज कुछ ज्यादा ही छोटा होने की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर डालना इसके लिए बहुत ही मुश्किल है। रीजन समझ में आया? क्योंकि पहली बात तो ठीक है, साइज छोटा, अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को डालने की कोशिश तो करेगा, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन डाल नहीं पाएगा क्योंकि साइज इतना ज्यादा छोटा है कि इलेक्ट्रॉन में क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्शन। तो नाइट्रोजन के लिए N-3 स्टेट बन तो जाएगी लेकिन बड़ी मुश्किल से बनेगी। समझ में आया? तो नाइट्रोजन के लिए मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन इन सभी में जो है सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को जल्दी अपनी ओर खींचेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा होने की वजह से ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को डालने की कोशिश करेगा। तो इसने अगर 3 इलेक्ट्रॉन डाल लिए तो ये बना लेगा N-3, नाइट्राइड आयन कहते हैं इसको। ये नाइट्राइड आयन बन जाएंगी, लेकिन इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया 1 इलेक्ट्रॉन डालना आसान होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डालने थोड़े मुश्किल होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डालने बहुत ही मुश्किल होते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए पहली बात तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होना जरूरी है। क्योंकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ की अगर हम बात करें तो इन सभी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का अट्रैक्शन कम है। इलेक्ट्रॉन को खींचने का अट्रैक्शन कम होने की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन इनके लिए डाल पाना मुश्किल हो जाता है। ये मतलब खींच नहीं पाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी लेस होने की वजह से जो है इतना अच्छे से जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड नहीं हो पा रहा है। तो इनके लिए जो है -3 स्टेट अगर बनेगा ना तो बन तो जाएगा, लेकिन वो कभी भी आयनिक नहीं बनेगा। -3 स्टेट तो सभी के लिए आ सकता है,
लेकिन अगर हमसे कोई पूछता है कि -3 आयनिक किस में आएगा, तो आयनिक आएगा नाइट्रोजन में केवल, क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से, अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये 3 इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, लेकिन बाकी सारे जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज बड़ा होने की वजह से, अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये जल्दी से जो है बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएंगे, तो इस वजह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर जो अगर -3 स्टेट आती है ना, तो वो किस स्टेट में आएगा, कोवलेंट में। जैसे अगर मान लो मेरे पास कंपाउंड है मैग्नीशियम का, फॉस्फरस के साथ हम देते हैं, तो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, +2, फॉस्फरस पे कितना होता है, -3, तो क्या बन गया, Mg3p2। तो ये जो मैग्नीशियम फॉस्फाइड आपके पास बना है, इसमें ये जो बॉन्डिंग है वो कैसी आ रखी है, कोवलेंट, आयनिक नहीं बनेगा। ठीक है, तो -3 आयनिक इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड -3 कोवलेंट पॉसिबल इन केस ऑफ अदर्स। क्लियर हो गया, रीजन समझ में आ गया है। इसके अलावा -3 के अलावा -1, -2 चार्जेस भी यहाँ पर जो है पॉसिबल हो जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। तो जो मोस्ट स्टेबल है यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए वो -3। और एक और मैं बात यहाँ पर जो बता देती हूँ कि जितना अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, तो -3 की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि -3 सबसे बढ़िया किसके लिए है, नाइट्रोजन के लिए, क्योंकि साइज किसका छोटा है, नाइट्रोजन का। जितना नीचे जाओगे तो -3 के होने के चांसेस या स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद जो आता है वो आता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। Now the positive oxidation state. If we want to discuss about the positive oxidation state, so check firstly the configuration of nitrogen. Atomic number 7, 1s2, 2s2, 2p3, or we can say 2,5. ठीक है, so to acquire the positive oxidation state, we have to lose these 5 electrons, and to get the noble gas configuration, the oxidation state may be +5. ठीक है, which is not possible in case of ionic compounds. Again, in case of nitrogen, there is a presence of 5 electrons in the outermost shell. ठीक है, 5 electrons outermost shell में है. So to acquire the noble gas configuration, nitrogen must have to lose these 5 electrons. नाइट्रोजन को ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे. ठीक है, नाइट्रोजन है या बाकी सारे हैं, सभी के outermost shell में 5 electrons है. So they have to lose these 5 electrons to acquire the noble gas configuration, which is quite difficult because कोई भी एलिमेंट होगा तो वो मैक्सिमम जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री करा सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा सकता है. तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कराना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और इट इज़ नॉट पॉसिबल because a large amount of energy change is there to lose the 5 electrons. Okay, it means penta compounds are never ionic in nature. Penta means +5. +5 state is not possible in case of ionic compounds. Reason? Because a large amount of energy change is there to lose these 5 electrons. ठीक है, which is not possible. Maximum +3 state is possible in ionic nature. It means this oxidation state +5 is possible only in case of covalent compounds. इन केस ऑफ जो +5 स्टेट है वो सिर्फ किस में मिलेगी आपको, कोवलेंट कंपाउंड्स में मिलेगी, आयनिक कंपाउंड में नहीं मिलेगी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. +5 स्टेट इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ कोवलेंट इन नेचर, नॉट इन केस ऑफ आयनिक. रीजन for making the ionic compounds, a large amount of energy change is there, which is not possible. So it will form only the covalent compounds. For example, in case of PCl5, phosphorus, chlorine carries -1 sign. ठीक है, तो Cl5 it means phosphorus carries +5 state. तो this +5 state is covalent in nature. क्लियर हो गया. ठीक है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी ऑफ द कोवलेंट कैरेक्टर ऑल्सो डिक्रीजेस. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. एज वी मूव डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस. ठीक है, +5 की जो स्टेबिलिटी है वो नीचे की तरफ जा रहे हो तो वो कम हो जाएगी. रीजन क्या होगा? बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट. एज वी नो इन केस ऑफ बिस्मथ, अगर हम बिस्मथ की बात करते हैं तो बिस्मथ में क्या शो रखा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसकी वजह से 6s2 6p3 these 5 electrons are not participating in the reactions. 6s electrons
becomes totally non-reactive in nature due to the presence of d and f orbitals, inert pair effect. Only 6p electrons are participating. So plus 5 state is not possible in case of bismuth. In case of bismuth, plus 3 state is stable. So as we move down the group, the plus 3 state is stable. The stability of plus 3 state increases and the stability of plus 5 state decreases. Clear? Due to inert pair effect. Only a compound of bismuth BiF5 is rarely possible in case of bismuth BiF5 because of the high electronegativity of fluorine, which can stabilize the plus 5 state of bismuth very clearly. Next question is that why pentahalides are more covalent than trihalides. Pentahalides, penta means plus 5, halides means 5 halogen. For example, in case of like PCl5 and PCl3, PCl5 में क्या हो रखा है, phosphorus carries the plus 5 state. In PCl3 phosphorus carries the plus 3 state. यहाँ first PCl5 में plus 5 आ रखा है, PCl3 में plus 3 आ रखा है. Plus 5 is possible only in case of covalent in nature. So the compound is covalent in character, while PCl3 in case of phosphorus positive 3 state is there, which is possible both in ionic as well as in covalent character. So the more tendency of forming the covalent bond is PCl5. ठीक है, PCl5 जो ज़्यादा कोवलेंट होता है क्योंकि उसमें प्लस 5 स्टेट होती है, वो केवल कोवलेंट ही हो सकती है, जबकि PCl3 में प्लस 3 स्टेट होती है, विच इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ बोथ आयनिक एज वेल एज इन कोवलेंट. ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हुआ कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ प्लस 5 स्टेट डिक्रीजेज, प्लस 3 स्टेट increases, and plus 3 possible in both cases, ionic as well as in covalent. जबकि अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो वहाँ पर प्लस 5 ही स्टेबल होगी. तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करती हूँ तो नाइट्रोजन शोज फ्रॉम -3 to +5 स्टेट इन वेरियस कंपाउंड्स. -3 से +5 स्टेट, ये सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो सकती है इन केस ऑफ नाइट्रोजन ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्लियर?